स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। पिछली वीडियो में हमने चौहान वंश जो था उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे। आज की क्लास से हम मेवाड़ राजवंश जो है गोहिल सिसोदिया वंश उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा विद्वान गोहिलों की ब्राह्मण उत्पत्ति के सिद्धांत के विरुद्ध है? इसके ऑप्शन हैं जी.एच. ओझा, दशरथ शर्मा, जी.एन. शर्मा या फिर जे.एन. आसोपा। तो देखिए, जो राजपूत थे उनकी उत्पत्तियों के विभिन्न जो मत थे वो हमने एक पिछली क्लास में कवर कर लिए थे, तो वहाँ से आपको याद होगा। तो इसका जो आंसर है कि कौन ब्राह्मण उत्पत्ति के सिद्धांत के विरुद्ध है, तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 जी.एच. ओझा जी। क्योंकि गौरीशंकर ओझा जो हैं वह गोहिलों को सूर्यवंशी मानते हैं। और इनके अलावा यदि बात करें तो यहाँ पर डी.आर. भंडारकर और गोपीनाथ शर्मा, ये दोनों जो हैं ये गोहिलों को ब्राह्मण वंशीय मानते हैं। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि जी.एच. ओझा जी इन्हें सूर्यवंशी मानते हैं, जबकि डी.आर. भंडारकर और गोपीनाथ शर्मा गोहिलों को ब्राह्मण वंशीय मानते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नैणसी की ख्यात में गोहिलों की कितनी शाखाओं का उल्लेख है? इसके ऑप्शन हैं 24, 36, 42 या फिर 20। तो देखिए, नैणसी की जो ख्यात है उसमें गोहिलों की 24 शाखाओं का उल्लेख है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 24। इसके बारे में और देख लेते हैं। तो देखिए, मुणोत नैणसी जो है उन्होंने अपनी ख्यात एक लिखी है जिसका नाम है मुणोत नैणसीरी ख्यात। उसमें गोहिलों की 24 शाखाओं का उल्लेख किया गया है। और यदि आप देखें तो कर्नल जेम्स टॉड जो थे उन्होंने भी अपने गुरु ज्ञानचंद्र के मांडल के उपसार के संग्रहालय के आधार पर गोहिलों की 24 शाखाओं को ही माना है। जबकि यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो कविराज श्यामल दास जो हैं उन्होंने गोहिलों की कितनी शाखाएं मानी हैं? तो देखिए, उन्होंने गोहिलों की जो है आपके पास 66 शाखाएं जो हैं वह मानी हैं। यह आपको याद रखना है। अलग अलग मत हैं। जो नैणसी हैं वह 24 शाखाओं को मानते हैं, कर्नल जेम्स टॉड भी 24 शाखाओं को मानते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बप्पा रावल का मूल नाम था अल्लट, गुहादिव्य, कालभोज या फिर महेंद्र द्वितीय। तो देखिए, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 कालभोज। बप्पा रावल जो थे उनका सही नाम था आपका कालभोज। बप्पा रावल के बारे में जानते हैं। तो देखिए, इनका जो मूल नाम है, इनका मूल नाम था कालभोज। इन्हें जो बप्पा रावल की उपाधि है वह इनके गुरु, और इनके गुरु कौन थे? हारित ऋषि। उन्होंने इन्हें बप्पा रावल की उपाधि दी थी। वह बप्पा रावल जो थे इन्होंने चित्तौड़गढ़ का जो राजा था मानमोरी, उसको हराकर मेवाड़ में गोहिल साम्राज्य की नींव डाली थी। इसलिए इन्हें गोहिल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। तो देखिए, बप्पा रावल के बारे में कुछ पॉइंट्स जो हमें याद रखने हैं कि इनका मूल नाम जो था वह कालभोज था। इन्हें बप्पा रावल की उपाधि थी जो कि इनके गुरु हरित ऋषि ने दी थी, और मेवाड़ में इन्होंने जो है गोहिल साम्राज्य की नींव रखी थी, इसलिए इन्हें वास्तविक संस्थापक गोहिल साम्राज्य का माना जाता है। चित्तौड़गढ़ का जो राजा था मानमोरी, उसे हराकर इन्होंने ये स्थापना की थी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। गोहिल वंश का पहला शासक कौन था? अमर सिंह, बप्पा रावल, राणा हम्मीर या फिर क्षेत्र सिंह। तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 2 बप्पा रावल। हमने अभी पढ़ा कि गोहिल वंश का जो संस्थापक था वह बप्पा रावल था। अगला प्रश्न है, 734 ईस्वी तक राजस्थान में मौर्य वंश का शासक कौन था जो बाद में बप्पा रावल द्वारा मारा गया था? इसके ऑप्शन हैं नागभट्ट, मानमोरी, भिल्लुका या फिर कक्कुका। तो देखिए, इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 2 मानमोरी। हमने पढ़ा था कि जो बप्पा रावल थे उन्होंने चित्तौड़ पर कब्जा किया था मानमोरी को मारकर, जो कि एक मौर्य वंश का शासक था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चित्तौड़ का राणा रतन सिंह किस वंश का था? ऑप्शन है आपके चंदेल, चौहान, गोहिल या फिर परमार।
तो देखिए जो राणा रतन सिंह थे चित्तौड़ के, वे आपके गोहिल वंश के थे। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है और ये इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि ये जो गोहिल वंश था उसकी जो रावल शाखा थी उसके ये अंतिम शासक थे, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने इनके समय पर अटैक किया था चित्तौड़गढ़ पर और इनका जो रावल शाखा थी उसका अंत यहाँ पर हो गया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कालानुक्रम की दृष्टि से सही है? जैत्र सिंह, समर सिंह, तेज सिंह, या फिर समर सिंह, तेज सिंह, जैत्र सिंह। इसके बाद है आपका जैत्र सिंह, तेज सिंह, समर सिंह, या फिर तेज सिंह, समर सिंह और जैत्र सिंह। तो हमें इनका कालक्रम बताना है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका सही उत्तर होगा वह है आपका ऑप्शन नंबर 3, जैत्र सिंह, तेज सिंह और समर सिंह। ये आपको याद रखने हैं। यहाँ पर भी देखते हैं इसकी व्याख्या में। तो देखिए मेवाड़ के जैत्र सिंह हैं, उसके बाद तेज सिंह, फिर समर सिंह हैं। इनके बाद में क्षेत्र सिंह, लक्ष्य सिंह, मोकल और कुंभा। इस प्रकार से इनकी वंशावली है, आपको जो याद रखनी है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जैत्र सिंह था जालौर का शासक, मेवाड़ का शासक, रणथंभौर का शासक या फिर बूंदी का शासक? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, मेवाड़ का शासक। जैत्र सिंह मेवाड़ का शासक था। अगला प्रश्न है, मेवाड़ में निम्न शासकों का सही क्रमिक कालक्रम है? हम्मीर, क्षेत्र सिंह, लक्ष्य सिंह, लाखा, मोकल। क्षेत्र सिंह, हम्मीर, लाखा, मोकल, लाखा, मोकल, हम्मीर, क्षेत्र सिंह, मोकल, क्षेत्र सिंह, हम्मीर या फिर लाखा? तो देखिए इनका जो सही कालक्रम है वह है आपका ऑप्शन नंबर 1, हम्मीर, उसके बाद क्षेत्र सिंह, फिर महाराणा लाखा और मोकल। और मोकल के बाद थे आपके महाराणा कुंभा। ये हमने अभी ऊपर भी पढ़ा था। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी और मेवाड़ वासियों के बीच चित्तौड़गढ़ की घेराबंदी किस वर्ष में हुई थी? आपके ऑप्शन हैं 1567, 1303, 1534 या फिर 1467। तो देखिए इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 2, 1303। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने जो है चित्तौड़गढ़ की घेराबंदी की थी। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो देखिए सभी जानते हैं कि 1303 में जो है चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मावती के लिए, जिसके लिए उसने लगभग 7 महीने तक वहाँ पर अपना घेरा डाला रखा। बाद में उसने जो है रावल रतन सिंह थे उन्हें बंदी बना लिया था। लेकिन जब रावल रतन सिंह को रानी पद्मावती और गोरा और बादल जो है उन्हें मुक्त कराने गए तो उसी दौरान जो है रतन सिंह की मृत्यु हो जाती है। और इसी के साथ साथ रानी पद्मावती जो थी उन्होंने जौहर किया था, जिसे कि आप मेवाड़ का प्रथम और राजस्थान का दूसरा साका मानते हैं। यह इनके ऊपर की कहानी थी। और इसी के साथ में जो रावल रतन सिंह थे वो यहाँ की रावल शाखा के अंतिम शासक थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किस रचना में अमीर खुसरो ने चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया है? इसके ऑप्शन हैं खाजाइन उल फुतूह, नूह ए सिपेहर, तुगलकनामा या फिर मिफ्ता उल फुतूह। तो देखिए इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 1, खजाइन उल फतूह। इसमें जो है अमीर खुसरो ने चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया है। अगला प्रश्न है, 1303 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ अभियान के दौरान जो मुस्लिम इतिहासकार अलाउद्दीन खिलजी के साथ गया था वह था जियाउद्दीन बर्नी, इसामी, मिनहाज उस सिराज या फिर अमीर खुसरो? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, अमीर खुसरो जो है अलाउद्दीन खिलजी के साथ था और उसने एक किताब लिखी है जिसमें इसका वर्णन है चित्तौड़गढ़ विजय का, जिसका नाम है खजाइन उल फुतूह। अगला प्रश्न है, वह राजपूत रानी जिसने अलाउद्दीन खिलजी के 1303 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ पर कब्जा करने पर जौहर कर लिया था वह कौन थी? पद्मवती, पद्मिनी, कर्मावती या फिर रूपमती? तो देखिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, रानी पद्मिनी। अगला प्रश्न है, 1303 ईस्वी में सेनानायक गोरा और बादल किसकी सेना से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए?
जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, महमूद खिलजी या फिर फतेह खान। तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 2 अलाउद्दीन खिलजी। गोरा और बादल जो है राणा रतन सिंह को अलाउद्दीन खिलजी की कैद से मुक्त कराते समय वीरगति को प्राप्त हो गए थे। अगला प्रश्न है, गोरा और बादल ने किसकी रक्षा की थी? महाराणा प्रताप, पद्मिनी, उदय सिंह या फिर कमलावती। इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 2 रानी पद्मिनी की रक्षा करते हुए गोरा और बादल जो है शहीद हो गए थे, रानी पद्मिनी और राणा रतन सिंह की, रावल रतन सिंह की। अगला प्रश्न है, 1303 में चित्तौड़ विजय के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम क्या रखा था? नसीराबाद, मोमिनाबाद, होशंगाबाद या फिर खिजराबाद। इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 4 खिजराबाद। 1303 में जब अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर विजय पाई, उसके बाद इसका नाम बदलकर अपने बेटे खिज्र खां के नाम पर उसने खिजराबाद किया था। आप देख सकते हैं, उसका पुत्र था खिज्र खां और उसी के नाम पर उसने चित्तौड़गढ़ का नाम बदलकर रख दिया था खिजराबाद। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सिसोदिया वंश के पूर्वज बने थे? इसके ऑप्शन हैं आपके पास राणा उदय सिंह, राणा प्रताप, राणा कुंभा या फिर राणा हम्मीर। इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 4 राणा हम्मीर जो है वे सिसोदिया वंश के पूर्वज बने थे। अब इनके बारे में जानते हैं, राणा हम्मीर के बारे में। तो देखिए, राणा हम्मीर जो थे, इन्हें मेवाड़ के उद्धारक एवं सिसोदिया वंश का वास्तविक संस्थापक जो है माना जाता है। इससे पहले गुहिल वंश था, जिसका संस्थापक आप किसे मानते थे? तो बप्पा रावल को मानते थे। और जब रावल रतन सिंह की मृत्यु हुई, उसके बाद में यहाँ पर सिसोदिया वंश की स्थापना होती है, जिसकी स्थापना करते हैं राणा हम्मीर। इनके बारे में और जानते हैं। तो देखिए, राणा हम्मीर जो थे, उन्होंने सिंगोली का जो युद्ध था चित्तौड़गढ़ के पास, उसमें दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक को पराजित किया था। इसके अलावा महाराणा कुंभा जो हैं, उनके द्वारा रचित रसिक प्रिया टीका में तथा कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में जो राणा हम्मीर हैं, उनको विषम घाटी पंचानन भी कहा गया है। तो आपको इनके बारे में ये पॉइंट याद रखने हैं कि राणा हम्मीर जो थे, वे सिसोदिया वंश के वास्तविक संस्थापक थे। इन्होंने सिंगोली का युद्ध लड़ा था, जिसमें दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक को इन्होंने पराजित किया था। और इसके अलावा इन्हें महाराणा कुंभा ने रसिक प्रिया व कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में विषम घाटी पंचानन के नाम से भी पुकारा है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, विषम घाटी पंचानन की संज्ञा से मेवाड़ के किस शासक को दी गई है? इसके ऑप्शन हैं राणा हम्मीर, राणा लाखा, राणा कुंभा या फिर राणा उदय सिंह। तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 1 राणा हम्मीर। हमने अभी पढ़ा, विषम घाटी पंचानन राणा हम्मीर को जो है महाराणा कुंभा ने रसिक प्रिय तथा कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में कहा है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, मेवाड़ के मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? रतन सिंह रावल, राणा हम्मीर, राणा कुंभा या फिर जैत्र सिंह। तो देखिए, इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 2 राणा हम्मीर। इन्हें जो है मेवाड़ का मुक्तिदाता कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मेवाड़ के किस शासक के समय जावर में चांदी की खान से खनन प्रारंभ हुआ? ऑप्शन है आपके क्षेत्र सिंह, रतन सिंह, लक्ष्य सिंह लाखा, कुंभा या कुंभकर्ण। इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 3 महाराणा लाखा या फिर महाराणा लक्ष्य सिंह। इनके बारे में जानते हैं। तो देखिए, महाराणा लाखा जो है, इनके राजत्व काल में कहाँ पर मगरा जिले के जावर गांव में चांदी की खदान निकली थी, जहां पर चांदी और सीसा बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, सूर प्रबंध के लेखक हैं प्रताप, सांगा, राज सिंह या फिर कुंभा। तो देखिए, इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 4 कुंभा। वे लेखक हैं आपके सूर प्रबंध के। और क्या है सूर प्रबंध? तो देखिए, कुंभा द्वारा रचित इस रचना में जो है गीत गोविंद के पदों का राग व ताल संबंधी विवरण तथा कुंभा के राज्याश्रित संगीतकार सहित अनेक संगीत के पूर्व आचार्यों का नाम उल्लेख यहाँ पर किया गया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, निम्नलिखित शासकों में से सबसे अधिक किसे मेवाड़ की बौद्धिक व कलात्मक उन्नति का श्रेय जाता है? इसके ऑप्शन है महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप या फिर महाराणा राज सिंह।
इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 महाराणा कुंभा। अब इनके बारे में जानते हैं। तो देखिए महाराणा कुंभा जो हैं उन्हें सबसे अधिक मेवाड़ की बौद्धिक व कलात्मक उन्नति का श्रेय इसलिए जाता है क्योंकि इन्होंने संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूर प्रबंध जो हमने अभी पिछले प्रश्न में पढ़ा नामक संगीत ग्रंथों की रचना की थी। कौन कौन से महाराणा कुंभा के संगीत ग्रंथ थे? तो देखिए संगीत राज, संगीत मीमांसा और सूर प्रबंध। इसके अलावा कुंभा ने जयदेव की प्रसिद्ध कृति जो थी गीत गोविंद, उस पर रसिक प्रिया के नाम से टीका टिप्पणी लिखी है। चंडी शतक की व्याख्या उस पर भी टीका की है एवं संगीत रत्नाकर की टीका भी लिखी है। तो ये भी पॉइंट हमें याद रखने हैं। और हमें यह भी पता चलता है कि महाराणा कुंभा जो थे वह अलग अलग भाषाएं जानते थे। ये उन्होंने जो नाटक लिखे हैं उनसे हमें पता चलता है, जिनसे हमें जानकारी मिलती है कि उन्हें मेवाड़ी, महाराष्ट्री और कर्नाटकी भाषा जो है वह भी आती थी। तो ये भी हमें पता चलता है कि ये बहुभाषीय व्यक्ति थे। इसके अलावा इन्होंने एकलिंग महात्म्य पुस्तक जो है उसके प्रथम भाग राजवर्णन की रचना की है। तो ये भी आपको याद रखना है किसकी रचना की है। एकलिंग महात्म्य पुस्तक जो है उसके प्रथम भाग राजवर्णन की इन्होंने रचना की है। इसके अलावा इनके कुछ और अन्य प्रमुख ग्रंथ हैं जो कि हैं कामराज, रतिसार जिसके 7 अंग हैं, सुधा प्रबंध, संगीक्रम दीपिका, नवीन गीत गोविंद, वाद्य प्रबंध, संगीत सुधा, नृत्य रत्न कोश और हरि वार्तिक। ये हमें कुछ नाम हैं जो याद रखने हैं। महाराणा कुंभा जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, इनके बारे में वापस से जानते हैं। तो देखिए इन्होंने कई संगीत ग्रंथ लिखे थे जैसे कि आपका संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूर प्रबंध। इसके अलावा इन्होंने गीत गोविंद पर रसिक प्रिया नाम से टीका टिप्पणी की है। चंडी शतक की व्याख्या पर टीका टिप्पणी की है इन्होंने। इसके अलावा हमें इन्होंने जो नाटक लिखे हैं उनसे पता चलता है कि ये विभिन्न विभिन्न भाषाएं जानते थे जैसे कि मेवाड़ी, महाराष्ट्री और कर्नाटकी भाषाएं ये जानते थे। इसके अलावा इन्होंने एकलिंग महात्म्य पुस्तक जो है उसके प्रथम भाग को इन्होंने लिखा है। और इनके कुछ और लेखन कार्य हैं जैसे कि कामराज, रतिसार जिसके 7 अंग हैं, सुधा प्रबंध, संगीक्रम दीपिका, नवीन गीत गोविंद, वाद्य प्रबंध, नृत्य रत्न कोश, संगीत सुधा आदि इनके कुछ प्रमुख लेखन कार्य हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। संगीत पर लिखे गए निम्नलिखित ग्रंथों में से कौन से राणा कुंभा द्वारा रचित हैं? नाम है इनके संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूर प्रबंध या फिर रसिक प्रिया। ऑप्शंस हैं 1, 2, 1, 3, 4, 2, 3, 4 या फिर 1, 2, 3, 4। तो देखिए हमने अभी पढ़ा था संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूर प्रबंध और रसिक प्रिया, ये चारों ही महाराणा कुंभा द्वारा लिखे गए हैं। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 4, 1, 2, 3, 4 जो है वह इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है सुधा प्रबंध किसने लिखी? ऑप्शन है नाथा, मंडन, कुंभा या फिर गोविंद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 3, महाराणा कुंभा ने सुधा प्रबंध लिखी थी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित संगीत ग्रंथों में से कौन से ग्रंथ राणा कुंभाकृत हैं? ऑप्शन है आपके यहाँ पर संगीत ग्रंथ जिनका नाम दिया गया है संगीत राज, संगीत मीमांसा, सुधा प्रबंध और कलानिधि। अब ऑप्शंस देखते हैं 1, 2, 1, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4। तो देखिए कलानिधि जो है वह महाराणा कुंभा द्वारा नहीं लिखा गया है। बाकी के जो अन्य 3 हैं संगीत राज, संगीत मीमांसा, सुधा प्रबंध, ये तीनों महाराणा कुंभा द्वारा लिखे गए हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है नृत्य रत्न कोश की रचना किसने की थी? इसके ऑप्शंस हैं कुंभा, मंडन, सोम या जगजीवन भट्ट। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, महाराणा कुंभा। उन्होंने नृत्य रत्न कोश की रचना की थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। महाराणा कुंभा द्वारा लिखित कौन सी कृतियां हैं? नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। सुधा प्रबंध, चंडी शतक, राजवल्लभ, वास्तु, मंजरी। ऑप्शंस हैं 1 और 2, 3 और 4, 1, 2 और 3 या फिर 1, 2, 3 और 4।
तो देखिए सुधा प्रबंध और चंडी शतक ये दोनों हमने पढ़े हैं कि ये महाराणा कुंभा द्वारा रचित हैं, बाकी अन्य दो उनके द्वारा रचित नहीं हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कौन सा ग्रंथ कुंभा द्वारा रचित नहीं है? आपके ऑप्शंस हैं संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत स्वप्न, संगीत रत्नाकर या फिर सूड़ प्रबंध। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 संगीत रत्नाकर या फिर संगीत स्वप्न। ये जो है कुंभा द्वारा रचित नहीं है, बाकी संगीत राज, संगीत मीमांसा और सूड़ प्रबंध तीनों ही एक संगीत ग्रंथ हैं जो कि महाराणा कुंभा द्वारा रचित हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। महाराणा कुंभा के विषय में निम्नांकित में से कौन सा कथन असत्य है? उन्होंने कुंभलगढ़ का निर्माण कराया, वे संगीत प्रेमी थे, वे मेवाड़ के महान शासकों में से एक थे, वे स्वयं विद्वान ना थे किंतु विद्वानों के आश्रयदाता थे। तो देखिए यहाँ पर पहला जो ऑप्शन है, उन्होंने कुंभलगढ़ का निर्माण करवाया था, बिल्कुल सही है। वे संगीत प्रेमी थे, बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने अलग अलग संगीत ग्रंथों की रचना भी की थी। वे मेवाड़ के महान शासकों में से एक थे, बिल्कुल। लेकिन ऑप्शन नंबर 4 वे स्वयं विद्वान ना थे किंतु विद्वानों के आश्रयदाता थे, यह गलत है, क्योंकि वे स्वयं भी एक विद्वान थे। उन्होंने काफ़ी जो है लेखन कार्य किया है, अलग अलग भाषाओं को वे जानते थे, मेवाड़ी, महाराष्ट्री, कर्नाटी को, और उन्होंने संगीत ग्रंथों की भी रचना की है। इसलिए महाराणा कुंभा जो है वे स्वयं भी विद्वान थे। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ संगीत राज कितने कोशों में विभक्त है? इसके ऑप्शन हैं आपके 7, 4, 9 या फिर आपके 5। तो देखिए इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 4। महाराणा कुंभा का जो ग्रंथ है संगीत राज, वह कुल 5 कोशों में विभक्त है। कौन कौन से कोश हैं उनका भी हम नाम देखते हैं। तो देखिए पहला कोश है पाठ्य रत्न कोश, दूसरा है नृत्य रत्न कोश, तीसरा है गीत रत्न कोश, चौथा है वाद्य रत्न कोश और 5वां है रस रत्न कोश। इन 5 जो कोश हैं इनके भी आप नाम याद रख सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ है संगीत माला, संगीत सागर, संगीत सरिता या फिर संगीत राज। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 4 संगीत राज। ये जो है महाराणा कुंभा द्वारा रचित एक ग्रंथ है। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। अब इससे आगे के जो प्रश्न हैं उन्हें हम अगली क्लास में कवर करेंगे।